जिसे सींचा है लहू की, जिसे सींचा है लहू से वो यूं खो नहीं सकती। सियासत चाहकर भी, सियासतें चाहकर भी विष के बीज बो नहीं सकती दोस्तों। कि जिसे सींचा है लहू से वो यूं खो नहीं सकती, सियासत चाहकर भी विष के बीज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना है, वतन के नाम पर मरना है मेरे साथियों। शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। इन शब्दों के साथ मैं गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और मेरे प्यारे साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था हिंदी व्याकरण से संबंधित, उस व्याकरण में अपने वर्णों का उच्चारण स्थान, जिसमें अपने स्वर और व्यंजन सारे आ चुके थे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि हिंदी में अन्य वर्ण भी काम में आते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ण है मैं बात करना चाहूँ उनकी, कि ताड़े जाते हैं जिसको उसकी उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, संयुक्ताक्षर हैं, इनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो अपने जानना चाहेंगे कि हिंदी वर्णमाला में अन्य कौन कौन से वर्ण होते हैं। यानी उच्चारण स्थान के बाद अपन चर्चा करेंगे कि हमने उच्चारण स्थान जान लिया है, वर्णों का उच्चारण स्थान हम जान चुके हैं प्यारे दोस्तों। वर्णों का उच्चारण स्थान अपन जान चुके हैं कि कौन सा वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा। अब हम हिंदी में अन्य भी तो वर्ण होते हैं ना, इनके अलावा भी वर्ण होते हैं प्यारे दोस्तों, उनको जानने का प्रयास करते हैं आज। तो जानेंगे कि इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, मानक वर्णों की संख्या कितनी होगी, कौन कौन से होंगे, उनको अपन जानने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं हिंदी के अन्य वर्ण। आज अपनी यही हेडिंग लगा लो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी के अन्य वर्ण, जिनको हमने उच्चारण स्थान के अलावा उनको कोई स्थान नहीं दिया है, कोई नाम नहीं दिया है, कौन कौन से होते हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं अभी। तो हम जान चुके हैं कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में स्वर जो होते हैं प्यारे दोस्तों, स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 11। कितनी होती है? 11। अब मैं बात करूं हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33। तो कुल कितने हो गई? कुल कितने हुई? 44। ये लिख दिए। अब जान अपना ये कि 44 है क्या, तो ये है हमारे हिंदी वर्णमाला के मूल या साधारण वर्ण। इनको किस नाम से जानते हैं? मूल या साधारण वर्ण के नाम से इनको जानते हैं। 44 ये होते हैं, लेकिन कुल कितने होते हैं? तो मैं कुल बता देता हूं प्यारे दोस्तों कि इनमें अपन 8 और मिलाएंगे तो 52 हो जाएंगे। इस 52 के अलावा 4 और भी अपन जोड़ेंगे जिनको माना गया है, हालांकि वो हिंदी के नहीं होते हैं, फिर भी उनको हिंदी में माना गया है। तो इनके अलावा हमारे सामने और कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन कौन से छोड़ दिए? देखो 33 व्यंजन कहां तक आ गई? गियर से है तक आ चुके, अर्थात ऊष्म व्यंजनों तक आ चुके। इसमें एक पंक्ति बची हुई है। 4 वर्ण जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्रे, जय और श्रेय। बात करता हूं मैं श्रेय की, बात करता हूं दोस्तों श्रेय। ये अलग क्यों है, इनका नाम अलग से क्यों दिया गया है? हिंदी व्याकरण में इनका स्थान वैसे निर्धारित है, मगर क्यों नहीं किया गया? इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं दोस्तों, संयुक्त वर्ण कह सकते हैं, संयुक्त अक्षर कह सकते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? इनका नाम 4 को देंगे, वो क्या है? संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर। देखिए कैसे है, इसमें क, से और ए, क, से और ए मिले हुए मेरे प्यारे दोस्तों, क, से, ए। इन तीनों के मिलने से ये क्षय का उच्चारण होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। इसी तरीके से मैं बात करूं त्रय की, तो इसमें ते, रे और ए ये शामिल है।
इनके योग से त्रय बनता है। फिर मैं बात करूं जे की, इसमें क्या क्या शामिल है, आइए दोस्तों मैं जान ले चलता हूं आपको। जे, ये, ए, हलंत लगाना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि हलंत नहीं लगाओगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा अपने को नुकसान हो सकता है, गलती हो सकती है अपने से। तो आगे मैं बात करूं किसकी, श्रेय की। किसकी, श्रेय की। तो ये जो श्रेय है इसमें से रे ए, से रे ए, ये शामिल है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये चारों अपने इसमें शामिल हैं। अब करने का चाहूंगा मैं, ये जो चार आ गई इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है संयुक्ताक्षर। क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर। ये लो संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्या कहते हैं, नहीं संयुक्ताक्षर कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब चार ही हो गई, 44 इतने, इसके अलावा हमारे सामने दो और भी बच गए हैं, फिर दो और बच गए हैं। दो कौन कौन से बच गए, ताड़न जात या जिसको अपन कहते हैं उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, और इसके उक्षिप्त व्यंजन का दूसरा नाम विकसित व्यंजन भी है, द्विगुण व्यंजन भी है, इनको कहते हैं। इसके अलावा अयोगवाह है, दो और बच गए। तो मैं आपको ले जाना चाहूंगा वहां तक। तो इनकी संख्या कितनी हुई, 4। ये लो। अब मैं 2 नंबर में बात करूंगा उन 2 व्यंजनों की जिनका नाम होता है अयोगवाह वर्ण। वो कौन कौन से होते हैं, अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, अंग और इनकी संख्या 2 होती है प्यारे दोस्तों। कौन कौन से, अंग जिसका नाम क्या होता है, अनुस्वार। नाम क्या होता है, अनुस्वार। अगर आपको नाम भी याद रखना पड़े तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों अनुस्वार। और दूसरा क्या है, विसर्ग। दूसरा क्या है, विसर्ग, जिसको क्या कहते हैं, अह कहते हैं। लिख लो दोस्तों, अह। और इसका नाम क्या है, विसर्ग। क्या नाम है दोस्तों, विसर्ग। 2 ये हो गई। 3 नंबर में बात करूं जिसको कहते हैं ताड़न जात, ताड़न जात। दूसरा नाम होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, फेंका हुआ। उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन। 2 नाम। तीसरा नाम क्या होता है, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। और भी जानना चाहते हो तो इसको चौथे नाम से भी पुकारा जाता है प्यारे बच्चों, याद किया जाता है, और वो नाम है इनका विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन। ये हमारे सामने इतने नाम आ गए, और ये कुल संख्या में कितने होते हैं, जितने नाम हैं उनसे क्या होते हैं, आधे होते हैं। तो इनकी संख्या होती है 2। और कौन कौन से होते हैं, आपने टेस्ट देना आप अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि वर्ग में हम जान चुके हैं। तो उसमें से टे वर्ग का डे, टे वर्ग का डे और ढे। अभी डे और ढे हैं, अभी क्या है, डे और ढे। अब हमें क्या करना है, ताड़न जात या उत्क्षिप्त या द्विगुण अर्थात विकसित व्यंजन बनाने के लिए क्या करेंगे, इनके नीचे मेरे प्यारे दोस्तों यहां नीचे एक बिंदी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, बिंदी लगानी पड़ेगी, और इसको ताड़न जात चिन्ह कहा जाता है। इस छोटी सी बिंदी को क्या कहा जाता है, ताड़न जात चिन्ह कहा जाती है। बिंदी नहीं लगेगी ना तब तक ये टे वर्ग के 2 वर्ण होंगे, 2 व्यंजन होंगे। अब ये क्या हो चुके हैं, अभी ये ताड़न जात वर्ण बन चुके हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बन चुके हैं। उच्चारण कैसे करेंगे, अब इसका उच्चारण करेंगे अड़े, अड़े। क्या उच्चारण करेंगे, अड़े। और इसको क्या करेंगे, अढ़े। क्या करेंगे, अढ़े। क्या करेंगे, अढ़े। और ध्यान देने वाली बात की इनके बारे में और मैं 2-4 बातों को बता देता हूं मौखिक, अगर आप लिखना चाहो तो लिखते रहना, कि इनके उच्चारण से या इन व्यंजनों के
प्रयोग से कभी भी शुरुआत में किसी भी शब्द के नहीं आते हैं, और यदि शुरुआत इनसे होगी तो उनके नीचे ध्यान रखना ये जो चिन्ह जो मैंने लगाया, ताड़नजात चिन्ह लगाया है, वो कभी नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरी बात, इनसे पहले, इन दोनों व्यंजनों से पहले यदि किसी अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है, अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर आ जाता है, इनसे पहले यदि कोई वर्ण लिखा और उसके ऊपर यदि अनुस्वार है तो वहां पर यह चिन्ह नहीं आएगा। ध्यान रखना, ध्यान रखने की विशेष बात है कि यदि इनसे पहले ताड़नजात या उक्षित व्यंजनों से पहले किसी भी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार लगा होता है और यदि अनुस्वार लगा हुआ होगा तो वहां पर इनके नीचे ये चिन्ह, ताड़नजात चिन्ह नहीं आएगा, और इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। और ये इनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो 2 ये 4 हम पहले चुके, कितने हो गए? 8। तो अर्थात कुल संख्या कितनी हुई? 44। तो कुल थे हमारे स्वर और व्यंजन 4, ये 4 हो गए अपने संयुक्ताक्षर, ये मूल हो चुके हैं, मूल वर्ण। 2 हमारे कौन से हो चुके हैं? अयोगवाह है। 2 कौन से हो चुके हैं? ताड़नजात या उपक्षिप्त व्यंजन, उपक्षिप्त व्यंजन। कुल कितने हुए प्यारे दोस्तों? 44 और 4 48, 48 और 4 52, 52। इनको जोड़ लेते हैं प्यारे दोस्तों, 52 हो गए। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या जो है, कुल वर्णों की संख्या है, वो है मेरे प्यारे दोस्तों कितनी? 52। कितनी है? 52। इसके अलावा मैं बात करूं, 4 और भी माने गए हैं। 4 और कौन कौन से माने गए मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी मैं बात करना चाहूं तो आइए चलते हैं। इसमें एक होता है विदेशी स्वर भी होता है। एक क्या होता है? विदेशी स्वर। उसकी बात करता हूं आगे। अब 4 नंबर में बात करूं किसकी? उसे अर्ध स्वर की, जिसको अपन विदेशी स्वर कहते हैं। विदेशी स्वर, जिसको मेहमान स्वर भी कहते हैं, आगत स्वर भी कहते हैं। मेहमान स्वर, आगत स्वर, जिसको ग्रहित स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रहित स्वर भी कहते हैं, अर्धचंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विदेशी स्वर, मेहमान स्वर, आगत स्वर, ग्रहित स्वर, अर्धचंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु कहा जाता है। अर्धचंद्र बिंदु। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने सारे नाम होने के बावजूद भी वो क्या है? तो इनकी संख्या केवल 1 होती है। कितनी होती है? 1। और वो क्या होता है? वो होता है, जैसे अपन ऐसे लिखते, आ लिख रहे, आ के बाद में ऊपर ऐसे लगाते हैं ना, और यदि इसमें अपन यूं लिख देंगे, एक छोटी बिंदी लगा देंगे, तो ये पूर्ण यानी पूरा चंद्र बिंदु हो जाएगा। और इसी बिंदु हटाते क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं? इसी अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? वो स्वर जिसको मेहमान स्वर कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं, ग्रहित स्वर कहते हैं। इनकी संख्या केवल 1 होती है। ठीक है। अब मैं बात करूं, विदेशी व्यंजन भी कौन कौन से होते हैं हमारे सामने? विदेशी व्यंजन, विदेशी व्यंजन, विदेशी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? कौन कौन से होते हैं? तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी संख्या 5 मानी गई है। और फिर यहां पर आके एक थोड़ा सा मतभेद होता है। किस किस में? एनसीईआरटी और अपने आरबीएसई बोर्ड के, इनमें आपस में क्या होता है? मतभेद हो जाता है। कैसे होता है कि इनकी संख्या 5 तो कैसे होती है और एनसीईआरटी कितने मानता है, इनकी मैं बात करता हूं। तो इनकी संख्या 5 होती है, ध्यान से। अब 5 कौन कौन से होते हैं वो लिखो। के, खे, के, खे, गे, जे, फे, गे, जे, फे। अभी तक तो ये क्या है?
हिंदी के ही हैं, लेकिन विदेशी कब होंगे? अब होंगे। ये लगाया, ये मैंने इसके क्या लगा दिया? नुक्ता चिन्ह लगा दिया। इसके पीछे लग दे ना, सॉरी पहले लगता ना, पहले यहाँ पे, यहां पर पीछे लगेगा तो इसे नुक्ता चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं इसे, नुक्ता। ये 5 होते हैं, विदेशी व्यंजन 5 होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी केवल 3 मानता है। एनसीईआरटी कितने मानता है? 3 मानता है। अब ये भी बात में विशेष नोट वाली बात है, ध्यान देने वाले, नोट लिख लो, नोट लगाई लो कि एनसीईआरटी कितने मानता है? केवल 3 मानता है मेरे प्यारे दोस्तों। और वो 3 कौन कौन से होते हैं? वह ख जय फे। कौन कौन से हैं? ख जय फे, ख जय फे, इन 3 को ही मानता है। कौन है? अपना एनसीईआरटी 3 को मानता है। एक ओ हो गया। अब मैं बात करता हूं किसकी? अब ये अर्धस्वर, विदेशी स्वर या मेहमान स्वर की बात करूं, आगे स्वर की बात करूं, एक ये और 3 यदि इनको मिलाते हैं तो 4 ये हो गई। अर्थात अपना लिखने का तरीका क्या होगा उस तरीके से देखते हैं। तो विदेशी वर्णों की मैं बात करूं, किसकी? विदेशी वर्ण, ये व्यंजन और ये स्वर दोनों मिला के वर्ण, विदेशी और स्वर क्या हो गए? वर्ण हो गए। इन दोनों की मैं मिला के बात करना चाहूं तो एक तो क्या होगा? विदेशी स्वर, एक विदेशी स्वर और 3 विदेशी व्यंजन, कुल मिला के 4 हो गए। और हम 52 तक पहुंच चुके थे, तो 52 में यदि 4 और जोड़ देते हैं, यानी ये स्वर, ये व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ये कुल वर्ण, विदेशी वर्ण हो गए। अब मैं बात करूं उन 52 की, तो 52 में ये 4 और जोड़ देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितने हो जाते हैं? 56। कुल जो वर्णों की जो संख्या होती है वो मानक वर्णों की संख्या। अब ध्यान देने वाली बात है, मानक, इस शब्द को मैं तो भूल जाना मेरे प्यारे दोस्तों कि मानक वर्णों की जो कुल संख्या है वो तो 56 है। और हिंदी में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो वो होगी, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52 होगी, यानी 52 होगी। और मूल या साधारण वर्णों की संख्या पूछी जाए तो वो 44 होगी। अच्छे से याद रख लेना। ओके दोस्तों, अभी आने वाली वीडियो में जो बचे हुए अन्य जो अपने टॉपिक है उनकी चर्चा करूंगा। तब तक अपने वीडियो का आनंद लेते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। वुडन एजुकेशन में आपका फिर से एक बार धन्यवाद और स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ओके।